गुड इवनिंग बच्चे लोगों। इनॉर्गेनिक में काफ़ी बढ़ गए आगे। केमिकल बॉन्डिंग फिनिश होते से ही ऑलमोस्ट पी ब्लॉक हो गया था। उसके बाद पी ब्लॉक का बचा खुचा पार्ट जो रिएक्शंस पार्ट होता है वो अपन अलग से लिया। उसके बाद आयनिक बॉन्ड जो कि अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में कर लिया था उसका बचा खुचा पार्ट जिसको बोलते हैं एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक भी अपन ने रिएक्शन पार्ट के फॉर्म में कर लिया। अब एक टॉपिक आता है बेटा हाइड्रोजन। अभी तक जो नीट में क्वेश्चन मैंने हाइड्रोजन के देखे हैं हर साल वो 0/1। तो आप बोलोगे सर 0/1 का क्या चक्कर है मतलब या तो 0 या 1। क्वेश्चन कभी कभी तो आता ही नहीं इसके ऊपर। और मैं ये कह के आपका ये ध्यान इस तरफ नहीं ले जाना चाहता कि नहीं आता है तो मत पढ़ो। अगर ऐसा होता कि नहीं आएगा तो मैं नहीं पढ़ाता, मैं क्या आपका टाइम वेस्ट करूँगा एंड मोर इम्पोर्टेंटली मेरा भी, ठीक है ना। तो बात यह है कि अगर क्वेश्चन बाय द वे बन गया तो फिर अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है थोड़ा सा अच्छा H2O2 वगैरह इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं तो फिर बेटा जिन्होंने एक बार कम से कम पढ़ा हुआ है वही कर पाते हैं, फिर कोई नहीं कर पाता है। फिर वो लोग बस सोचते रह जाते हैं कि अरे पढ़ लेते, थोड़ा सा पढ़ लेते, क्या था 1-2 लेक्चर की तो बात थी। तो आपको जो 1-2 लेक्चर में मैक्सिमम मैं इसको फिनिश करवा दूंगा। थोड़ा क्वेश्चन उसके अलग से कर लेंगे वो ठीक है, बाकी अपन मैक्सिमम 1 से 2 लेक्चर में इसको काफ़ी कुछ हद तक पूरा कर लेंगे। अपन हाइड्रोजन को स्टार्ट करने के पहले मैं बता देता हूँ आपको कि हाइड्रोजन में जो पढ़ना है जिन चीज़ों को, तो एक तो H2O है, ठीक है ना, एक तो H2O है, D2O है, H2O2 है और H2 है। H2O नॉर्मल वाटर, पानी पीते हैं वो, उसके बारे में पढ़ना है। D2O हैवी वाटर। ड्यूटेरियम जो होता है बेटा वो हाइड्रोजन का आइसोटोप यानी समस्थानिक होता है। हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं, इंग्लिश में आइसोटोप बोलते हैं। अगर किसी को डिटेल में नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। अभी ये बात ध्यान रखो कि हाइड्रोजन का जो हैवी फॉर्म है वो ड्यूटेरियम है। तो ड्यूटेरियम अगर है तो उसको बोलते हैं ड्यूटेरेटेड वाटर, ड्यूटेरीकृत जल, है ना, ड्यूटेरियम वाला जल। तो ड्यूटेरियम वाला पानी अगर है तो उसको बोलते हैं हैवी वाटर। और H2O2 भी हमारे कोर्स में जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हाइड्रोजन तो खैर है ये नाम ही इसका, तो हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको बेटा हार्डनेस वाटर में, पानी के बारे में पढ़ाऊंगा। पानी में भी क्या पढ़ाएंगे, हार्डनेस इन वाटर। अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो हार्डनेस वाटर में उन्होंने हार्डनेस कवर किया हुआ, जो मेरे को लगता है कि नीट के हिसाब से जो हाइड्रोजन में सबसे संभावित वो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ, ठीक है ना, जिसमें थोड़ी टेक्निकलिटी है, जिसमें कुछ सोचने को, रिएक्शन करने को कुछ समझने को है, वो ये वाला पार्ट है। तो इसमें आप क्या करिएगा, खांसी कुछ ज़्यादा आ रही है तो पानी थोड़ा बहुत पी लिया जाए। तो हार्डनेस इन वाटर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है मुझको इस चैप्टर के अंदर, तो इसलिए उसको मैं सबसे पहले ले रहा हूँ। पहली बात तो ये समझे कि बेटा ये जो अपन बोलते हैं जल में कठोरता यानी कि हार्डनेस इन वाटर, इसका मीनिंग क्या है, पानी में हार्डनेस का मीनिंग क्या है। अगर पानी में हार्डनेस है अभी भी मैंने पानी पिया तो उसमें हार्डनेस है तो फिर क्या है, नहीं है तो क्या है, हार्डनेस में पहचानूं कैसे इसके अंदर है या नहीं है। क्या पानी हार्डनेस के कारण थोड़ा है ना रंगीन हो जाएगा, थोड़ा सख्त हो जाएगा, या पानी पीने में नहीं आएगा, मतलब क्या ऐसा कुछ लगता है। हार्डनेस है कठोर वर्ड है ना, ऐसा तो थोड़ा सा परेशानी होती है। तो वैसे तो आपने मैक्सिमम लोगों ने सुना हुआ होगा, क्योंकि क्लास 11 का टॉपिक है तो मैं जानता हूँ मैक्सिमम लोगों ने सुना हुआ होगा, करा हुआ होगा, इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा। फिर भी यदि अभी लिंक में नहीं है, अभी अप्रोच में नहीं है, अभी याद नहीं है, तो सिंपल सी बात ध्यान रखो कि पानी में यदि कैल्शियम मैग्नीशियम आयन घुले हुए हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पानी में घुले हुए हैं, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्युबल सॉल्ट पानी में है, तो पानी हार्ड होगा। अब हार्ड होने से क्या होगा वो छोड़ो, पहले तो अपन ये समझे कि हार्ड वाटर होता क्या है। तो सिंपल, वाटर कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड हार्ड वाटर। यानी ऐसा जल जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम या दोनों के विलय लवण उपस्थित हो। विलय होना जरूरी है बेटा, सॉल्युबल होना जरूरी है, इनसॉल्युबल हार्डनेस क्रिएट नहीं करेगा। पानी में जो भी दिक्कतें होती है बेटा वो उन इम्प्योरिटीज के कारण होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं। जो पानी में नहीं घुलती वो हमारे लिए कभी दिक्कत नहीं बनती है।
पत्थर पानी में गिर गया तो हमारे दिक्कत हुई ना, उठाओ और फेंक दो, 2 स्टेप के अंदर काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप हंस रहे होंगे कि सर ये क्या मजाक कर रहे हो, तो मजाक की बेटा लगता है कि मजाक है, बाकी है तो हकीकत ही है भाई। पत्थर उठाएगा, पत्थर अगर चला गया पानी में तो क्या करोगे, अब पत्थर जो है पानी में चला जा चुका है, अब हम पानी नहीं पियेंगे। अब आपकी अगर ये सोच है तो पता नहीं कैसी है। बाकी अगर पत्थर एकदम साफ है, हाँ अगर हम नहीं पीते हैं, या मैं भी अगर नहीं पीऊंगा तो इस कारण से नहीं पीऊंगा, उसकी साइंस ये होगी कि पत्थर के में जो है ना, ऐसी मिट्टी के साथ ऐसी जो चीजें होंगी जो पानी में घुल जाती हैं, वो पानी में गंदगी पैदा करेंगी और फिर मैं उसको नहीं पी पाऊंगा। तो यानी कि कभी ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा सुना है क्या कि हमारे बिल्डिंग में आजकल जो पानी आता है ना, नल खोलते हैं पानी आता है, पानी के साथ कंकड़ गिर जाते हैं नीचे, ऐसे तो कभी सुना नहीं होगा आपने, ठीक है ना। और अगर सुना भी है, मान लो कभी आ भी जाए तो कोई बात नहीं, उसको छान लो, फिल्टर कर लो, फिल्टर करने से हट जाएंगे वो, ठीक है ना। अगर मान लो आते भी ऐसी प्रॉब्लम है भी किसी के, नहीं सर हमारे यहाँ तो आते हैं, ठीक है ना, आप तो छोड़ो अपने घर के, हमारे तो आते हैं, हम तो ऐसी जगह पर रहते हैं कि सर वहां तो पत्थर आते हैं पानी के साथ में, तो क्या करें, तो कुछ बात नहीं, हटे यूं करो और फेंक दो निकाल के, और नहीं तो उसको छान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पानी के अंदर सबसे बड़ी इम्प्योरिटी, सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है बेटा, वो विलय पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ पानी में घुल गए, द कंपाउंड्स व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर एक्चुअली डेंजरस, है ना। अगर वो क्या बोलते हैं, किसी प्रकार से पॉइजनस हैं या कोई भी उनमें दिक्कत है, तो फिर वो पानी में घुले हुए होंगे तो समस्या होगी। इसी प्रकार से कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट अगर पानी में घुले हुए हैं, पानी में घुला हुआ नहीं है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट कभी हार्डनेस नहीं करेगा, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुलेगा ही नहीं, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुलेगा ही नहीं तो हट जाएगा ऐसे ही। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो हम बनाना चाहते हैं, एक्चुअली में हार्डनेस जब हम रिमूव करेंगे तो हम चाहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बन जाए अंदर जो भी कैल्शियम सॉल्ट है, इट शुड कन्वर्ट इनटू CaCO3 so that it may be precipitated and removed easily। यानी हिंदी में अगर मैं बोलूं तो उसका मतलब ये है कि कैल्शियम के विलय लवण अगर अंदर उपस्थित हैं जल में, तो हम चाहेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाए ताकि वो अवक्षेपित होकर बाहर निकल जाए। यानी कुल मिलाकर हम ये चाहते हैं कि अंदर से कैल्शियम मैग्नीशियम पानी से बिल्कुल हट जाए, तो पानी जो है सॉफ्ट वाटर कहलाएगा। हार्ड वाटर मतलब ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं, और वो आयंस कौन से सॉल्ट आ रहे हैं बेटा, सॉल्युबल से या इनसॉल्युबल से, तो आंसर है सॉल्युबल से। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हार्डनेस इन वाटर यानी जल में कठोरता, ये कौन सा आयंस करते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस। ये कहां से आते हैं तो आते हैं सॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट। सीधे वो वर्ड जो सॉल्युबल है ना, इस पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना बेटा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इससे हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे बन जाते हैं, है ना। सॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट होगा। सॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट के मैंने एग्जांपल लिखे हैं, अगर एग्जांपल अभी याद नहीं होते छोड़ देना, एग्जांपल बात की बातें हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर में एग्जांपल साथ साथ करने से हमारे दिमाग में एक बात बनती रहती है कि थ्योरी करी, थ्योरी के साथ में एग्जांपल हो गए तो हमारे एकदम फिट हो जाते हैं। फिर भी किसी को लगता है कि नहीं सर इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, रटना पड़ता है, करना पड़ता है, फाइन, कोई बात नहीं, छोड़ो, आपको तो बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लो, एग्जाम्पल तो समय समय पर आप रिवाइज करते रहोगे, अपने आप लर्न होंगे। तो कैल्शियम के कुछ सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं। मैग्नीशियम के भी क्लोराइड और बाइकार्बोनेट वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो अगर ये सॉल्ट वाटर सॉल्युबल है तो क्या ये पानी में हार्डनेस क्रिएट करेंगे, तो आंसर है करेंगे, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम के वो सॉल्ट जो कि सॉल्युबल होते हैं वो हार्डनेस क्रिएट करते हैं। अब हार्डनेस क्रिएट करेंगे तो में क्या समस्या होगी, समस्या के लिए देखते हैं स्लाइड नंबर 2। हाँ समस्याएं, ये मैंने लिखा है प्रॉब्लम्स, हिंदी में समस्याएं, है ना। जल में कठोरता के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं, द प्रॉब्लम्स व्हिच अराइव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्डनेस इन वाटर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके हो सकती हैं। पहला सोप यानी साबुन, हार्ड वाटर यानी कठोर जल। अगर साबुन ऐसे साबुन को यूज किया अपन ने हार्ड वाटर के साथ में, साबुन को हम यूज करते हैं ना घर में चीजों को साफ करने के लिए, हमको खुद को साफ करने के लिए, चीजों कपड़ों को साफ करने के लिए साबुन काम में लेते हैं वही साबुन लिया मैंने, लेकिन साथ में लिया हार्ड वाटर। अपन जो घर में अपने सप्लाई का पानी आता है वो होता है सॉफ्ट वाटर, वो हार्ड नहीं होता है। आज थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं। चलो, तो साबुन जो अपन यूज करते हैं घर पे वो जनरली सॉफ्ट वाटर के साथ यूज करते हैं लेकिन अगर हार्ड वाटर के साथ यूज कर लिया तो बन जाएगा स्कम। स्कम का मतलब होता है हिंदी में अगर बात करें तो अवक्षेप जैसा पदार्थ, है ना। ऐसा पदार्थ जो निलंबन हो, अवक्षेप हो, हट जाए, पानी से हट जाए। अपन क्या चाहते हैं अपन चाहते हैं कि साबुन
कपड़ों को साफ करे, हमें साफ करे, तो पानी में घुलना तो चाहिए ना बेटा, पानी में घुलेगा तभी तो झाग पैदा करेगा। लेकिन क्या होता है बेटा कि अगर साबुन हार्ड वाटर के साथ है, साबुन अगर कठोर जल के साथ है, तो बेटा वो पानी में घुलेगा ही नहीं, अवक्षेपित होकर बाहर आ जाएगा, यानी इंसॉल्युबल बन के बाहर आ जाएगा। और साबुन के इंसॉल्युबल होने वाले भाग का नाम दिया जाता है स्कम। हिंदी में अवक्षेप बोल दो तो कोई समस्या नहीं है। तो कहने का मतलब है कि साबुन की जो हार्ड वाटर है उसकी सबसे पहली समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि वो सोप को इनइफेक्टिव बना देता है ना, यानी कि सोप का इफेक्ट वो खत्म कर देता है, यानी साबुन के प्रभाव को नष्ट कर देता है कठोर जल। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए, द बैड इफेक्ट्स ऑफ हार्ड वाटर इज ऑब्लिक आर, हाँ मतलब कि कठोर जल के है ना जो प्रभाव हैं या कुप्रभाव कह सकते हैं वो हैं, या दुष्प्रभाव कह सकते हैं, जो भी कहते हैं उसको, है ना, वो क्या क्या है। तो उनमें से एक ये है कि वो साबुन को नष्ट कर देता है, साबुन के प्रभाव को नष्ट कर देता है, क्योंकि साबुन को पानी में घुलने नहीं देगा, साबुन को अवक्षेपित कर देगा, और अवक्षेप यानी जो स्कम बनता है ना, वो पानी में नहीं घुल पाता, वो हट जाता है ना। तो ये समस्या उन जगहों पर होती है बेटा, हैंडपंप वगैरह के पानी में जनरली है ना, लोग जब नहाने की कोशिश करते हैं तो बाद में बोलते हैं यार अच्छी तरह नहीं हुआ, मतलब बढ़िया मजा नहीं आया। उसका कारण ये है बेटा, आप ये मत सोचना कि मैं खुद वैसे नहीं, हमने सुना हुआ है बहुत पहले, जब एक दो बार ऐसा हुआ था कि हैंडपंप के पानी से नहाना पड़ गया था, तो मालूम था कि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो अब बात अब समझ में आती कि एक्सपीरियंस अच्छा क्यों नहीं था, तो शायद उसमें कठोर जल रहा होगा, इसलिए साबुन सही तरह से लगा नहीं, तो साबुन सही तरह से घुला नहीं पानी में, तो जब साबुन घुलता नहीं है तो फिर कोई भी चीज धुलता नहीं है, ठीक है ना, बस ये वाली बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सोप हार्ड वाटर में स्कम पैदा कर देता है, दिस इज द थिंग नंबर 1, ये हुई चीज नंबर 1 जो कि हार्ड वाटर से संबंधित समस्या का एग्जाम्पल है। द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू हार्डनेस इन वाटर इज दिस, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉब्लम, बॉयलर हार्ड वाटर स्केल। बॉयलर जो होता है बेटा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में पानी को खूब बड़े बड़े कंटेनर में लेके और बॉईल करते हैं। अब क्या होता है बेटा, हाई टेम्परेचर पर जब पानी चला जाता है तो उसमें जो सॉल्ट होते हैं, अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट हैं तो पपड़ी के रूप में जम जाते हैं, मतलब स्केल्स के रूप में। पपड़ी तो आपको पता नहीं कि समझ में आएगा या नहीं आएगा, स्किन समझ लो, पपड़ी समझ लो, उसके ऊपर उसका छिलका समझ लो। तो जो कंटेनर होता है, बॉयलर कंटेनर होता है जिसमें पानी कंटेन होता है, उसके अंदरूनी सतह पर पपड़ी सी जम जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्केल। अब ये जो पपड़ी जमती है, जो स्केल जमती है, उस कारण से वो बॉयलर खराब होने लगता है बेटा। इतने महंगे महंगे बॉयलर, इतने महंगे महंगे इंडस्ट्रियल एपरेटस अगर खराब हो गए तो इंडस्ट्रीज को कितना नुकसान होगा। इसलिए आजकल इंडस्ट्रीज वाले हमेशा ही सोचते हैं कि पानी को पहले ये देख लिया जाए कि उसमें हार्डनेस लेवल ज्यादा है या कम है, अगर कम है तभी उसको बॉयलर में डाला जाए, नहीं तो बॉयलर खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर बॉयलर होते हैं, बॉयलर को हिंदी में बॉयलर ही कहो, है ना, जिसमें पानी बॉयल होता है वो बॉयलर, ठीक है ना। तो बॉयलर के अंदर स्केल जमने लगती हैं, ठीक है ना, ऐसा पदार्थ इकट्ठा होने लगता है जो कि अविलय है, यानी कि उसके ऊपर एक स्केल जमा होने लगेगी। अगर स्केल जमा हो गई, पपड़ी जमा हो गई, अगर इसको ऐसे ही याद रखो, हिंदी वाले तो खासतौर पर ऐसे याद रखो, ये कुछ नहीं होता है, क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर का जो दूसरा इफेक्ट है हार्ड वाटर का, वो ये है कि बॉयलर के अंदरूनी सतह पर, है ना, कुछ लवणों की पपड़ी, लवणों की जो परत जमने लगती है। तो सॉल्ट्स की लेयर अगर जमने लगे, जिसको स्केल्स कहते हैं, वो समस्या नंबर 2 होगी। पहली समस्या क्या थी बेटा, पहली समस्या थी साबुन को पानी में घुलने नहीं देगा, स्कम बना देगा, साबुन को पानी में घुलने नहीं देगा, स्कम बना देगा। और समस्या नंबर 2 मैंने बता दी है कि ये है कि बॉयलर के अंदर स्केल पैदा कर देता है। स्केल उस चीज को बोलते हैं जो कि पपड़ी सी, जो परत सी जो बनती है, लेयर, इनसॉल्युबल लेयर, सॉल्ट की लेयर बोल सकते हैं, मैं इसको सॉल्ट की लेयर कह देता हूं, सॉल्ट की लेयर यानी परत, कोबन स्केल कह सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये 2 समस्या हैं। अब इस समस्या से कैसे निपटा जाए, तो पहली बात तो समस्या होने मत दो, निपटे जाने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, समस्या ही मत होने दो। अब बोलोगे समस्या कैसे नहीं होने दे सर, हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर दो ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करते कैसे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा क्या लिखा है मैंने, हार्डनेस टाइप्स ऑफ हार्डनेस, और साथ में रिमूवल भी है, हार्डनेस और रिमूवल भी है। हार्डनेस तो है, टाइप्स तो है, और साथ में एंड रिमूवल, यानी इनको पहले तो हम सही समझेंगे कि कितने तरह की हार्डनेस है, हार्डनेस की भी टाइप्स हैं क्या, और फिर अगर हैं तो उनको हटाने के तरीके क्या क्या हैं। तो सुन लीजिएगा बेटा, हार्डनेस 2 तरह की होती है, टीएच और पीएच। टी मतलब टेम्पररी, एच मतलब हार्डनेस, टीएच मतलब टेम्पररी हार्डनेस, पीएच मतलब परमानेंट हार्डनेस। हिंदी में टीएच का मतलब अस्थायी कठोरता और पीएच का मतलब परमानेंट हार्डनेस का मतलब स्थायी कठोरता।
कुछ लोग सोचते हैं अस्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता, ये है क्या चीज? तो बेटा सिंपल सी बात है, पानी को गर्म करने से, अगर मान लीजिए पानी में हार्डनेस है, गर्म किया और हार्डनेस हट गई हार्डनेस। कुछ लोग सोचते हैं उड़ जाती होगी, अरे हार्डनेस उड़ता, हार्डनेस उड़ता, सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट है, और कैल्शियम का कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होगा, उड़ेगा कैसे? सही है ना बेटा? हाँ, ये हो सकता है कि वो अवक्षेपित हो जाए, उसका पीपीटी बन जाए, प्रेसिपिटेट आ जाए, तो वो हट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट ऐसे होते हैं कि अगर वो पानी में है तो गर्म करते ही वो इनसॉल्युबल चीज बन के हट जाते हैं। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट ऐसे हैं कि गर्म कितना भी कर दो नहीं हटेंगे साहब, तो फिर वो है परमानेंट हार्डनेस। कुछ लोगों को गलतफहमी होती है परमानेंट हार्डनेस के नाम से, अरे भैया ये तो परमानेंट है, अब कुछ नहीं कर सके जिंदगी भर, ऐसे पानी के साथ जीना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। परमानेंट हार्डनेस का मतलब ये नहीं कि हट नहीं सकती, परमानेंट हार्डनेस का मतलब है कि आसानी से नहीं हट सकती, यानी सिर्फ गर्म करने से नहीं हट सकती। ऐसा नहीं कि गर्म किया हट गई भाई, गर्म नहीं, आपको कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन ये आ गया कि विच हार्डनेस रिक्वायर स्पेसिफिक केमिकल मेथड टू बी रिमूव्ड, इनमें से कौन सी कठोरता को हटाने के लिए विशिष्ट रासायनिक प्रक्रिया करवानी पड़ती हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर उसका जवाब होगा परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस वो हार्डनेस है बेटा जिसके लिए अपने को है ना कोई स्पेशल केमिकल मेथड चाहिए, लेकिन जिसके लिए स्पेशल केमिकल मेथड नहीं चाहिए वो है टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस बहुत आसानी से हट जाती है बेटा, गर्म करने से हट जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं सर सिर्फ गर्म करने से हटेगी क्या, और कोई मेथड नहीं? क्या, खूब सारे मेथड है, लेकिन जब गर्म करने से हट रही है तो मैं दूसरे मेथड क्यों काम में लूं? इफ द थिंग इज डन इजीली बाय हीटिंग, जस्ट हीटिंग, सिर्फ गर्म करने से हट जाएगी, फिर भी मैं दूसरे मेथड काम में लूंगा, स्पेशल मेथड काम में लूंगा, क्या बोलते हैं बहुत महंगे मेथड काम में लूंगा। बेटा ऐसा तो है नहीं, अपन वो पैसे वेस्ट करने के लिए थोड़ा बैठे। आप बोलोगे सर बीच में पैसे की बात कहां से आ गई? बेटा दूसरा अगर आप केमिकल मेथड यूज करोगे, बाजार से केमिकल खरीद के लाओगे, तो केमिकल वाला फ्री में दे देगा क्या? तो नहीं देगा ना, तो इसका मतलब पैसे लगेंगे। तो बिना बात ही अपन क्यों पैसे लगाए, जब सस्ते में, सस्ता छोड़ो फ्री में काम हो रहा है, एक तरह से गर्म ही तो करना है, गर्म करके हटा दो उसको। तो अगर आप बोलोगे सर ये कैसे पहचाने कि टेम्पररी हार्डनेस है या परमानेंट हार्डनेस है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम तो है ही ना बेटा। अगर हार्डनेस है तो कैल्शियम मैग्नीशियम है। कैल्शियम मैग्नीशियम क्या है, कैटायन से एनायन, धनायन है बेटा दोनों, कैटायन के साथ में कौन रहेगा, एनायन। अगर एनायन ये है तो वो टेम्पररी हार्डनेस है, कोई और है तो परमानेंट हार्डनेस है, बस ये समझ लो। हालांकि सभी तरह के एनायन परमानेंट हार्डनेस नहीं क्रिएट करेंगे, कुछ तो हार्डनेस से क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन छोड़ो उन बातों को। अभी तो बस इतना समझ लो कि अगर हमें कोई सॉल्ट दिया हुआ है और बाइकार्बोनेट है, तो ये बात तो श्योर है कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो, ये वाला देखो, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हो, ये दोनों की दोनों क्या है, ये दोनों TH है। TH का मतलब टेम्पररी हार्डनेस। देखो बेटा कैल्शियम मैग्नीशियम तो हो गई, साथ में एनायन कौन है इससे पता चलेगा कि हार्डनेस किस टाइप की है। हार्डनेस है या नहीं है वो कैल्शियम मैग्नीशियम से पता चल रहा है, और साथ में एनायन से पता चल रहा है कि हार्डनेस टेम्पररी या परमानेंट है। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ में बाइकार्बोनेट है तो टेम्पररी हार्डनेस, कोई और आयन से क्लोराइड वगैरह है, सल्फेट्स वगैरह हैं, तो परमानेंट हार्डनेस के फॉर्म में उनको मान सकते हैं। तो ये रहा टेम्पररी हार्डनेस के एग्जांपल्स। परमानेंट हार्डनेस के एग्जांपल मैंने अभी नहीं दिए क्योंकि वो बाद में दूंगा मैं। अभी मैंने टेम्पररी हार्डनेस के एग्जांपल्स लिखे और उनको रिमूव करने का तरीका क्या है वो मैंने बताया। देखो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का पहला तरीका है हीटिंग। पहला तरीका है। हीटिंग करने से क्या होगा, तो देखो बेटा कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो CaCO3 बनता है। अब CaHCO3 वोल्टेज को हीट करने पे CaCO3 बनता है। ये कहां बनता है, तो आंसर है पानी में। तो पानी में कौन है, तो आंसर ये पानी में ही तो हार्डनेस है ना बेटा। अलग से तो ना कि हार्डनेस को अलग से लेकर गर्म कर रहे हैं, ये तो ना कर रहे हैं कि कचरा पहले से निकाल लिया फिर सफाई कर रहे हैं। सफाई किसकी कर रहे हैं, हमें तो पानी की सफाई करनी है ना बेटा। तो ये पानी नहीं है, पानी में घुला हुआ ये। जब देखा गया कि गर्म करते हैं तो इससे ये बन जाता है। कुछ लोग बोलते हैं सर एक तो ये भी तो बन सकता था, CaOH का होल टॉइस भी तो बन सकता था। बेटा ये समस्या मेरी भी है, मुझको भी ये लगता है कि ये भी बन सकता है। इनफैक्ट सही बताऊं तो बनता भी है। अगर आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो, लिखा क्यों नहीं आपने, तो बनता है, लेकिन PPT नहीं बनता इसका, क्योंकि ये सॉल्युबल कंपाउंड है, इनसॉल्युबल नहीं है। इनसॉल्युबल CaCO3 है, इसलिए बन के बाहर आता रहेगा, हमें दिखता रहेगा, रिएक्शन आगे चलती रहेगी। अगर ये बन भी गया तो थोड़ी देर बाद में वापस CO2 से कंबाइन करके वापस ये और ये इसमें कन्वर्ट होता रहेगा। कहने का मतलब ये होगा कि रिएक्शन आपने वो ली चैडली प्रिंसिपल वगैरह सुना होगा कि कुछ ना कुछ रिमूव होता है तो रिएक्शन आगे बढ़ती है। तो ये PPT अगर रिमूव होगा, प्रेसिपिटेट है ना बेटा, तो कैल्शियम के बारे में क्या ध्यान रखोगे, CaCO3 इनसॉल्युबल है, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है, कैल्शियम का कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, इसलिए इसका PPT आ जाएगा।
ठीक है ना, जो इनसॉल्युबल होते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में, सर लोग बताते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में कि इनके केएसपी लो होते हैं, लो केएसपी, लो केएसपी। केएसपी का मतलब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, विलेयता गुणनफल। मैं इतने भारी भारी नाम आपके सामने ऐसे फिजूल में नहीं ले रहा हूं बेटा, मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी समझ जाएं कि ये फिजिकल केमिस्ट्री से संबंधित चीज है, तो उसको वहां पर जब भी फिजिकल केमिस्ट्री में इन चीजों को पढ़ें तो ढंग से थोड़ा एक बार उसको कवर कर लें। तो क्या ध्यान रखने की बात है? ध्यान रखने की बात है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि टेम्पररी हार्डनेस है और एक सॉल्युबल सॉल्ट है, को गर्म करने से पानी में वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जो कि एक पीपीटी है, व्हाइट पीपीटी है, और बनती तुरंत सेपरेट हो जाएगा, कैल्शियम मर जाएगा। जैसे ही पीपीटी बनेगा मैं इसको बाहर निकालूंगा, छान के बाहर निकालूंगा, कैल्शियम को फेंक दूंगा, मैं इसको बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने का मतलब पानी में से कैल्शियम हट गया, जब पानी में से कैल्शियम हट गया तो हार्डनेस फ्री हो गई बेटा, रिमूव हुई हार्डनेस। अगर आप बोलोगे चलो ठीक है सर ये तो रिमूव कर दिया, इसमें क्या हो रहा है? तो बेटा मैग्नीशियम के साथ में एक समस्या है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ज्यादा इंसॉल्युबल है, कैल्शियम का कार्बोनेट ज्यादा इंसॉल्युबल था, तो हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल रह गया, सॉल्युबल घुला रह गया, पीपीटी बन के बाहर नहीं आया। तो कैल्शियम कैसे रिमूव हुआ? हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में या कार्बोनेट के फॉर्म में? तो कार्बोनेट के फॉर्म में, क्योंकि जो ज्यादा इंसॉल्युबल है वही तो पीपीटी आएगा बेटा, और इंसॉल्युबल होने का पता लगता है केएसपी से, तो इसका केएसपी लो है, इससे भी लो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से लो केएसपी इसका, जिसका केएसपी इतना लो है वो उतना ही इंसॉल्युबल है, उतना ही जल्दी पीपीटी बनेगा इसका। मैग्नीशियम का अंदर एकदम उल्टा है, कैल्शियम मैग्नीशियम में ये रिलेशन उल्टा है, ध्यान रखना बेटा। ये मैंने भी रटा है, आपको भी रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा बेटा। केएसपी वैल्यू एनसीईआरटी में दे रखी है, तो उन वैल्यूज को देख के पता लगता है कि अच्छा, फिर समझ में आता है कि अच्छा भैया ये इसका केएसपी लो था इसलिए इसका पीपीटी आ गया बेटा, इसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। आपको याद ही रखना पड़ेगा कि कैल्शियम में कार्बोनेट ज्यादा इंसॉल्युबल है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम उल्टा है। एक का याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना उल्टा है। ऐसे नहीं कि उल्टे वाली बात याद नहीं रखी है, आपने कहा था सर आपने तो कहा था एक याद रखो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, हमने दोनों को एक साथ याद रख लिया, तो बेटा वो फिर आपकी गलती है। मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि कैल्शियम मैग्नीशियम में संबंध उल्टा है, ध्यान रखना। मैग्नीशियम का क्या इंसॉल्युबल है? तो हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम का कार्बोनेट का पीपीटी नहीं बना। अगर मान लो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा भी अंदर के अंदर, तो वापस टूटता रहेगा, वापस ये बनता रहेगा, वापस कन्वर्ट होता रहेगा, यानी हमारे सामने अवक्षेप पीपीटी बनेगा हाइड्रोक्साइड का। इसका मतलब मैग्नीशियम के बारे में क्या ध्यान रखोगे? मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड का केएसपी लो है, यह है लो केएसपी, किसकी तुलना में? तो इसके कार्बोनेट की तुलना में। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केएसपी लो है, इसलिए उसका पीपीटी पहले आ गया है। एक बात बता देता हूं बेटा, उसमें कंफ्यूज मत होना, है ना, और ज्यादा इधर उधर मत देखना, ठीक है ना। जनरली जो मैं बताता हूँ बात, तो ऐसा होता है कि लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मैं बाद में सोचता हूँ कि मैंने क्यों बताई बात। वो बात ये है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केएसपी लो है मैग्नीशियम कार्बोनेट की तुलना में, ये बात समझ में आ गई होगी। एनसीईआरटी में गलती से इसका ठीक उल्टा लाइन दे रखी है। एनसीईआरटी में दे रखा है कि MgOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट इसलिए आया क्योंकि उसका केएसपी ज्यादा है मैग्नीशियम कार्बोनेट से। अगर ये बात सही है तो बेटा मेरी समझ के बाहर है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आई। अगर ये बात सही है तो दुनिया की हर किताब में जो मैंने वैल्यू देखी बेटा, वो वैल्यू ये देखी कि इसका हाइड्रोक्साइड का केएसपी लो है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केएसपी लो है मैग्नीशियम कार्बोनेट की तुलना में। तो मैंने वो देखी, एनसीईआरटी खुद में ये वैल्यू दे रखी, इसका हाइड्रोक्साइड का जो केएसपी है वो लो ही दे रखा है, लेकिन वो दे रखा है फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ और दे रखा है, इनोनी में कुछ और बोल रहे हैं। तो बेटा ये ऐसा नहीं है, कुछ गलती होती है, हमसे भी बोलते बोलते लिखते लिखते कभी कुछ लिखते हम एच हो जाता है OH, कई बार होता है ऐसा। तो ये ह्यूमन एरर्स होती हैं, तो इसलिए उनको ऐसा नहीं करना है कि अपन मजाक उड़ाने लगे, या है ना उसके स्नैपशॉट खींच खींच के दूसरों को भेजने के, देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, हमने पता नहीं क्या बहुत बड़ी खोज कर ली। ऐसा कुछ नहीं है, वो गलती से कुछ लाइन इधर की उधर हो जाती है तो ठीक है ना। वो अपने पढ़े होगा ना सेंटेंस, टू एयर इज ह्यूमन, ठीक है ना, टू एयर इज ह्यूमन, इसका मतलब इंसान से गलती होती है या गलती इंसानों से ही होती है, ठीक है ना। तो बस यही है कि उन गलतियों से है ना हम सीख कर आगे ये अपने आप को एक्सपीरियंस बनाए कि हाँ ऐसी गलतियां हमें कभी नहीं करनी, क्योंकि अब ऐसा कोई इसके बजाय वो लिख दिया ग्रेटर देन लेस देन में नहीं होता है। हमें मालूम होता है 10 मोर देन 7 हमें मालूम है, लेकिन फिर भी उसके बाद में भी कई बार ऐसे दिमाग में उल्टा रह जाता है कि हम 7 मोर देन 10 कर देते हैं, फिर बोलते हैं सिली मिस्टेक है। तो वही वाली बात है। तो इसलिए एनसीईआरटी में थोड़ा मिस्टेक दे रखा है इसका, तो आप ध्यान रखना, क्योंकि वो होता क्या है बेटा, जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार सर ने तो ठीक उल्टा बताया था, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं उल्टा ही बता रहा हूँ, क्योंकि जो उल्टा है वो सही है, तो मैं क्या करूँ, ठीक है ना। इसलिए आप उसको ध्यान रखो, ये वाली चीज़ ध्यान रखना, ठीक है बेटा। चलो, तो
टेम्पररी हार्डनेस को हटाने का तरीका नंबर 1 सीख गए हम। इस तरीके नंबर 1 में थोड़ी कलाकारी है, थोड़ी मतलब घुमा फिरा हुआ मेथड है, ध्यान रखना। कैल्शियम जब बाइकार्बोनेट को हमने गर्म किया तो कार्बोनेट का पीपीटी आया, जबकि मैग्नीशियम वाले को गर्म किया तो हाइड्रोक्साइड का पीपीटी आया। दोनों पीपीटी व्हाइट कलर के ही हैं, ये बात ध्यान रखें। ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, दोनों व्हाइट कलर के पीपीटी हैं, कोई समस्या नहीं बेटा। टीएच को रिमूव करने का तरीका नंबर 2, क्लार्क प्रोसेस। क्लार्क नाम के साइंटिस्ट ने, क्लार्क तो एक ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट प्लेयर भी है, पहले वो था कैप्टन था, ठीक है ना, अब तो नहीं है वो टीम में, ठीक है ना। तो क्लार्क नाम है उसका। तो क्लार्क्स प्रोसेस जो है वो क्या है वो देख लो बेटा। क्लार्क्स प्रोसेस में कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, टेम्पररी हार्डनेस है ना, इनको हटाने का तरीका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। इसको बोलते हैं स्लेट लाइम, बुझा हुआ चूना। मैंने आपको पहले एस ब्लॉक वाली क्लास में पढ़ा चुका हूँ ये। तो जब क्लार्क प्रोसेस अपन देखते हैं तो इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं और इसका पीपीटी बन रहा है, साथ में पानी बन रहा है। ये कैसे बन रहा है वो देखो बेटा। बाइकार्बोनेट आयन को देखो, ये HCO3- आयन, इसमें OH- डाल दिया मैंने। ये कंपाउंड बेस है ना बेटा, तो बेस में OH- होता है, ये OH- का क्या ले लेगा बेटा, H+ ले लेगा, और कौन सा आयन बन जाएगा, कार्बोनेट। ये कार्बोनेट, जो कार्बोनेट बनेगा वो कैल्शियम से क्रिया करके, कैल्शियम से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, जिसका पीपीटी तुरंत आ जाएगा। समझ में आ गया सब लोगों को भाई। ये इस वाले आयन में H+ है, तो H+ को निकालने की क्षमता होती है OH- में। ये OH इस H से रिएक्ट करके इस H को हटा देगा, H हटी, कैल्शियम का क्या बन गया, कार्बोनेट। क्या हमको कार्बोनेट बनाना था, धन से बनाना था, क्योंकि हम पीपीटी बनाना चाहते हैं। हम पीपीटी बनाना चाहते हैं तो बेटा कैल्शियम बाइकार्बोनेट को H हटाना पड़ेगा ना। H हटाने के लिए मीडियम लेना पड़ेगा बेसिक, क्योंकि बेसिक मीडियम इस H को खींच लेगा। वही क्यों मैंने वापस किया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ में। बस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में ये है कि जो मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया, कुछ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, और अगर ये OH ने इस H को निकाल लिया तो कार्बोनेट भी मैग्नीशियम के साथ बन सकता है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बन सकता है, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो ज्यादा इंसॉल्युबल उसका पीपीटी आएगा बेटा। साथ में जो कैल्शियम है, जो कार्बोनेट बनेगा, वो कार्बोनेट इस कैल्शियम के साथ में क्या बना देगा, CaCO3। तो CaCO3 और MgOH इसमें से कौन इंसॉल्युबल है, आंसर है दोनों का पीपीटी आ जाएंगे। भाई हमें क्या दिक्कत है, हमें कैल्शियम मैग्नीशियम, हमें मैग्नीशियम डालना है ना बेटा। हमने कैल्शियम डाला बाहर से, और बाहर से डाला कैल्शियम, तो बेटा वो भी हार्डनेस हो सकती है, हमें उसी भी हटाना था। तो ये इस रूप में कैल्शियम जो बाहर से डाला गया कैल्शियम है वो भी हट गया, और जो मैग्नीशियम था वो तो हट ही रहा है। तो मैग्नीशियम हटेगा हाइड्रोक्साइड के रूप में, ध्यान रखना, वापस वही वाली बात रिपीट हो रही है। मैग्नीशियम हट रहा है हाइड्रोक्साइड के रूप में, और कैल्शियम हट रहा है कार्बोनेट के रूप में। क्लार्क प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच वी यूज स्लेट लाइम टू रिमूव द टेम्पररी हार्डनेस। कई लोगों को बोलते हैं कि सर जब गर्म करने से, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, गर्म करने से हट जाएगा, केमिकल लेंगे और सस्ता नहीं है, महंगा और ये वो। अब क्यों लिया केमिकल, थोड़ा ये ऑल्टरनेटिव मेथड है। अगर आप फास्ट करना चाहते हो प्रोसेस को, फ्यूल नहीं है आपके पास, जलाने को फ्यूल नहीं है, आप चाहते हो कि हर कम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाए, तो ये एसिड बेस रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। ज्यादा महंगा नहीं होता ये स्लेट लाइम, सही बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको स्लेट लाइम आपके पास है तो स्लेट लाइम से आप मेथड से बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, इसलिए वाला मेथड भी काम आ सकता है। इस मेथड का नाम है क्लार्क्स प्रोसेस। तो कुल मिलाकर टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के दो तरीके हो गए, एक तो हीट कर दो, दूसरा क्लार्क प्रोसेस से उसको रिमूव कर दो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो पीएच रिमूवल। पीएच क्या है बेटा, पीएच वो लो मत ले लेना, एसिड बेस वाला, -log of H+ आयन। ये पीएच है परमानेंट हार्डनेस, बार बार बोल रहा हूं मैं बेटा, परमानेंट हार्डनेस, स्थायी कठोरता। मैंने क्या कहा था, स्थायी कठोरता के लिए क्या चाहिए, कॉमन मेथड या स्पेशल केमिकल मेथड। तो आंसर स्पेशल केमिकल मेथड, ये है स्पेशल केमिकल मेथड। विशिष्ट रासायनिक प्रक्रियाएं, ठीक है ना। ये अगर विशिष्ट, तो ऐसे विशिष्ट का सही नाम तो स्पेसिफिक है, लेकिन स्पेशल स्पेसिफिक एक जैसे होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पीएच रिमूवल स्पेशल केमिकल मेथड्स हैं, और वो मेथड्स क्या है वो देखो बेटा। मैं मेथड्स तो समझा दूंगा, बड़ा आसान मेथड्स है, लेकिन आप समझने से पहले क्या करो, यूं समझो कि मेरे पास पानी है, यूं समझो अपने क्या बोलते हैं, ऐसा मानो कि आपके पास पानी की बकेट है, पानी का टब है, उसमें हार्ड वाटर है, यानी कौन सा आयन डिसॉल्व है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है उसके अंदर। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, वो तरीका स्टैंडर्ड तरीका है, वो हर किसी में लगेगा। अपने एक सोडियम सॉल्ट ऐसा बनाए, ध्यान रखना, सोडियम सॉल्ट, हमने सोडियम सॉल्ट लिया, वो बाहर है, अभी पानी में नहीं गया। पानी में तो हार्डनेस से रिमूव कर रहे हैं हम, तो सोच रहे हैं कैसे रिमूव करें,
हमने कहा चलो एक सोडियम सॉल्ट लिया, सोडियम सॉल्ट में कैटायन बोलो तो आंसर है Na+, एनायन पता नहीं क्या, लेकिन Na+ तो है ना बेटा। अब Na+ पे चार्ज +1 है, अब +1 है तो उसका अट्रैक्शन +2 से कम होगा या प्लस क्या बोलते हैं ज्यादा होगा। मान लीजिए ये एनायन है, मैं तो सिंपल से ही पूछ रहा हूं कि कोई एनायन है, इस एनायन के साथ में Na+ चिपका हुआ है। अब बताओ इस एनायन को, कोई भी एनायन है, ये X कोई भी मालूम नहीं कौन है, इस X को माइनस को ज्यादा अट्रैक्ट कौन करता होगा, कैल्शियम आयन या सोडियम आयन? ज्यादा चार्ज किस पर है बेटा? तो कैल्शियम पर है, तो अट्रैक्ट ज्यादा ही करेगा ना बेटा। अगर ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो क्या करो कि सोडियम सॉल्ट लो, पानी में डालो। जैसे आप पानी में डालोगे ना तो ये जो एनायन था जो पहले सोडियम के साथ था, जो बाहर था पहले, अंदर तो कैल्शियम आयन है, अंदर तो कैल्शियम आयन है, ये एनायन पहले सोडियम के साथ था, ये सोडियम के साथ रहता था। जैसे इसने कैल्शियम को देखा, इसको लगा ये चीज ज्यादा है, इस पर चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसने हाथों हाथ बोला कि भाई सोडियम को हाथों हाथ फेंक दिया, इसने बोला कि आप जाइए, आप कुछ काम के नहीं है, ठीक है ना। कैल्शियम आयन को अट्रैक्शन ज्यादा करने लग गया। ऐसा इससे क्या हुआ, तो उससे इससे ये हुआ कि हमने जो बाहर से जो कंपाउंड दिया था उसका सोडियम तो चला गया पानी में, सोडियम को इसने फेंक दिया पानी में, बदले में पानी में जितना भी कैल्शियम मैग्नीशियम था वो पूरा इसने एब्जॉर्ब कर लिया। ये तरीका रहता है। तो जनरली परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम स्पेशल सोडियम सॉल्ट लेते हैं, ऐसे स्पेशल सोडियम सॉल्ट जो पानी में जाए और पानी में जाके क्या छोड़ दें, तो आंसर है सोडियम आयन छोड़ दें, बदले में क्या खा लें, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन खा लें। इस तरह से परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। जरा देखो ध्यान से, यहां पे मैंने क्या लिखा है, कैल्शियम आयन एक्वस, पानी है, पानी चल रहा है बेटा, पानी में कौन सा आयन, कैल्शियम आयन, ये बाहर से पड़ा था सॉल्ट, क्या नाम है इसका, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सोडियम सॉल्ट है, अंदर गया, मैंने क्या कहा था, अंदर जाते क्या छोड़ देगा, ये सोडियम छोड़ देगा, किसको पकड़ लेगा, कैल्शियम, कैल्शियम को पकड़ के बनाएगा CaCO3। क्या कैल्शियम कार्बोनेट वाटर इंसॉल्युबल है, आंसर है PPT बनता है ना बेटा इसका, PPT बन के आ जाएगा पानी के तुरंत। अगर पानी के बाहर रखे तो अंदर कौन रह गया, सोडियम आयन। कितने सोडियम आयन, तो दो क्यों, क्योंकि एक कैल्शियम के बदले में दो तो सोडियम आयन, चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो 2 सोडियम हटे तो बदले में एक कैल्शियम आके चिपक गया, उसका PPT बन के बाहर आ गया। एक और मेथड देखो, जियोलाइट, जियोलाइट बहुत लंबे छोटे कंपाउंड बेटा, सिलिकेट्स होते हैं। अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं कि क्या होते होंगे, पूरा फॉर्मूला क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यूं समझ लो कि सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट जो होते हैं वो कुछ एनायंस होते हैं और उनका कैटायन है सोडियम। इस पूरे एनायन को, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एनायन होता है, इसको Z मान लो, एनसीईआरटी में भी Z माना हुआ है, Z जियोलाइट से आ रहा है, तो Z मान लिया, ये अगर Z है तो ये Na है, तो क्या हो गया NaZ। अब ये NaZ जब मैं पानी में डालूंगा तो पानी NaZ पानी में क्या छोड़ देगा, तो आंसर है Na+ छोड़ देगा, बदले में क्या खा लेगा, कैल्शियम। ये देखो इसने ऐसे किया, मैंने जानबूझ के ट्वाइस NaZ लिए। ये कुछ लोग इसको थोड़े ज्यादा समझदार लोग होते हैं, वो बोलते हैं सर आपने Z क्यों लिखा है, तो बेटा राइटिंग थोड़ी बहुत ऐसी है, काम चलाना पड़ेगा आपको, सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ट्वाइस NaZ है, ये 2 NaZ है, तो 2 NaZ है तो क्या करेगा, ये Na+ अपना देखो पानी में छोड़ रहा है, सही है, और सोडियम हटके इसके बदले कौन आ रहा है, कैल्शियम। कितने कैल्शियम आ रहे हैं, 1, क्योंकि 2 सोडियम हटेंगे तो ये कैल्शियम आएगा, ये CaZ2 बन गया, क्योंकि Z पे चार्ज है -1 और सोडियम पे चार्ज है +1, तो कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए Z2 चाहिए ना बेटा, तो CaZ2 होगा। तो यानी कैल्शियम हट गया, CaZ2 बन के कैल्शियम हट गया और इधर से हमें सोडियम मिल गया पानी में। कुछ लोग बोलते हैं कि सर कैल्शियम हटाया तो पानी में सोडियम आ गया, ये क्या तरीका हुआ, कैल्शियम की जगह सोडियम आ गया, तो कैल्शियम की जगह सोडियम आ गया तो हार्डनेस हट गई ना बेटा, हार्डनेस कैल्शियम है, सोडियम नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं आयंस हार्डनेस है, अरे आयंस हार्डनेस तो नहीं होती है, यूं तो पानी में हमेशा आयंस रहेंगे, तो पानी क्या हमेशा हार्ड होगा क्या, पानी में हमेशा आयंस है बेटा, हम जो पानी पीते हैं उनमें खूब सारा आयंस है, आयंस नहीं होंगे तो पानी पीने का सही नहीं है। वो पानी में बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और वो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर हमारे मिनरल्स की जो कमी है उनको पूरी करते हैं। तो पानी एक बहुत अच्छा मिनरल सोर्स है बेटा हमारे लिए। अगर आप सोचते हो कि नहीं पानी में कैटायन रहना नहीं चाहिए, बहुत गलत सोचते हो। पानी में कुछ कैटायन कुछ एनायन प्रॉब्लम करेंगे, जिनमें कैल्शियम मैग्नीशियम है वो कम रहने चाहिए या फिर नहीं रहने चाहिए, तो वो अलग बात है। ये देखो पानी में कैल्शियम था, उसकी जगह कौन आ गया, सोडियम आ गया। जियोलाइट ने क्या किया, पानी में कैल्शियम था उसको हटा के सोडियम लेकर आ गया। कैलगॉन, अब बेटा घर पे जाके आपको जो फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, जो याद करने पड़ेंगे, वो कंपाउंड के नाम याद करने पड़ेंगे। वॉशिंग सोडा ये है, यानी आपको ये याद करना पड़ेगा। घर पे जाके तरीका बताता हूं, अप्रोच कैसे याद करना पड़ेगा कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कुछ सोडियम सॉल्ट
हम काम में लेते हैं, जिसके एग्जाम्पल नंबर 1 है वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3.NH2O। सेकंड NaZ, जिसको सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी कहते हैं। तीसरा कैलगोन, जिसका फॉर्मूला है Na6P6O18, ये लिख दिया मैंने Na6P6O18। सोडियम साइक्लोहेक्सामेटाफॉस्फेट, इसका पूरा लंबा चौड़ा नाम है और ये नाम मैंने पहले केमिकल बॉन्डिंग में कराए हुए हैं। सोडियम साइक्लोहेक्सामेटाफॉस्फेट, इतना लंबा चौड़ा नाम है इसका। किसी को चाहिए लिखना है तो लिख लेना, काम का नहीं है वैसे, ऐसा नहीं कि ये आएगा एग्जाम में फॉर्मूला आएगा। कैलगोन क्या होता है? कैलगोन, कैलगोन ऐसे याद करो, कैल्शियम गॉन, पानी से कैल्शियम हटाना है, कैल्शियम गॉन, कैल्शियम को हटाना है तो ले लो कैलगोन। कैलगोन का फॉर्मूला क्या लिखा है? Na6P6O18। Na6P6O18 में देखा गया है कि जो रिमूवेबल सोडियम आयंस होते हैं वो होते हैं 4। ये अपने आप पता नहीं पड़ता है बेटा, ये पढ़ना पड़ता है इसके लिए। किताबों में देखोगे तो पता लगेगा, इसमें 6 में से 4 वो सोडियम आयंस है जिनको रिमूव कर सकते हो। 2 सोडियम आयन फिर भी इसमें लास्ट में चिपके रह जाएंगे और आंसर आएगा ये Ca2। अगर 4 हटे सोडियम तो बदले में कैल्शियम कितना आएंगे? तो 2। मैंने जानबूझ के वहां 2 पहले लिख दिए थे ताकि बैलेंसिंग करें। तो Ca2Na2P6O18 बन के कैल्शियम हट गया। अगर कैल्शियम हट गया तो पानी में कौन रह गया? 4 Na+ रह गया। क्या 4 Na+ पानी में हार्डनेस क्रिएट करेंगे? तो आंसर है नो, हार्डनेस हट गई। हार्डनेस सीधा वो कैल्शियम, जो कैल्शियम आयन पानी में खुला घूम रहा था, वो था प्रॉब्लमेटिक। उसको अपन ने क्या किया? बांध दिया, उसको सिक्वेस्ट, गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करने में इंग्लिश में होता है सिक्वेस्ट्रेशन, इसलिए कुछ किताबों में इसका नाम लिखा है सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन मतलब ट्रैप कर लेना, फंसा लेना। तो कैल्शियम को इस वाले आयन ने फंसा लिया, अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना, अवक्षेपित कर दिया, मतलब हटा लिया उसको, यूं तरह से यूं कह सकते हो आप। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि इस मेथड से भी हम वही काम कर रहे हैं जो कि दूसरों में कर रहे हैं, बस नाम इसका कैलगन है, वो ध्यान रखना। Na6P6O18 कॉमन नेम है कैलगन। रेजिन, रेजिन बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोडियम सॉल्ट हम इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि ये कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि एक जगह फिक्स रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सोडियम आयन देते हैं और बदले में पानी का कैल्शियम ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे रेजिन लगा रखा है मैंने और रेजिन से मैंने पानी पास किया, तो रेजिन क्या करेगा? अपना सोडियम आयन पानी को देगा, पानी का कैल्शियम आयन खींच लेगा। बेसिक ये होता है, इसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज, रेजिन ने अपना आयन पानी को दिया, पानी का आयन रेजिन ने ले लिया। पानी में कौन सा आयन था? कैल्शियम। ये देखो कैल्शियम ले लिया, रेजिन ने ले लिया। ये देखो लिखा हुआ है कैल्शियम आयन ट्वाइस RSO3 Na। ये रेजिन के फॉर्म में याद करो, RSO3 का होल ट्वाइस Ca बना प्लस ट्वाइस Na+ बन गया। वापस ये सोडियम सॉल्ट है, वापस वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब जो मैंने मेथड बताया बेटा, देखो यहाँ पर ये वाले मेथड बताओ मुझको, बताओ इसमें पानी का मिनरल हट गया या पानी का मिनरल है? तो आंसर है पानी का मिनरल अभी भी है, क्योंकि हटा कौन? कैल्शियम हटा, तो उसकी जगह सोडियम आ गया। पानी में मिनरल्स तो भी है ना बेटा, मिनरल्स मतलब आयंस, पानी में आयंस तो भी है और आयंस हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। यानी अपन जो पानी बना रहे हैं अभी, अब यहाँ पे जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है? पानी से आयंस गायब हो रहे हैं या हार्डनेस गायब हो रही है? तो इसका जवाब है पानी से हार्डनेस गायब हो रही है, आयंस गायब नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब एक समस्या है कि क्या पानी से आयंस गायब कर सकते हैं? तो आंसर कर सकते हैं और ये हमारे कोर्स में भी हैं। और वो रहा ये फॉर डीमिनरलाइज्ड यानी वीक खनिजीकृत जल का निर्माण। अगर आपको डीमिनरलाइज्ड वाटर चाहिए, पानी में मिनरल चाहिए नहीं, आयंस चाहिए नहीं, पानी में पानी पूरा डीमिनरलाइज्ड चाहिए, साफ एकदम, कोई कैटायन नहीं, कोई एनायन नहीं, पानी में एकदम पानी, बस पानी H2O के अलावा कोई K+, Na+, Ca2+ कुछ नहीं। अगर ऐसा पानी चाहिए तो फिर ये वाला मेथड काम में लें और इसके लिए अपने को लेने पड़ेंगे 2 रेजिन। यहाँ पे तो एक ही रेजिन काम में लिया, अब रेजिन 2 काम में लेने पड़ेंगे। एक का नाम है एसिड रेजिन और एक का नाम है बेस रेजिन। घर पे टाइम देना याद करने के लिए कि एसिड रेजिन क्या है और बेस रेजिन क्या है। एसिड रेजिन का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, बोर्ड पर दिख रहा होगा। RSO3H इज द नेम ऑफ acid resin, is formula of acid resin, and the base resin is RNH3+ and OH negative. As you can see here, it has excess H+ ions and that is excess OH- ion. जिसके पास H+ ion है वो एसिड है, OH- है वो बेस है। तो एसिड रेजिन बेस रेजिन याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मान लो ये पानी है और इस पानी में कैटायन भी है, एनायन भी है, नहीं पानी मिनरलाइज्ड है, पानी में मिनरल है, ये तो मिनरल है पानी के आयंस ही पानी के मिनरल होते हैं। तो यानी कि अगर पानी में आयंस हैं K+, Cl- वगैरह जो भी पानी के अंदर मिनरल हो सकते हैं, मिनरल हैं और अपने को डीमिनरलाइज करना है। हालांकि डीमिनरलाइज पानी हमने पीने के लिए अच्छा नहीं होगा, हो सकता है किसी इंडस्ट्री में चाहिए हो कि हमें चाहिए पानी एकदम परफेक्टली आयंस के, हर तो पानी मतलब पानी प्योर पानी हो। अगर किसी इंडस्ट्री में चाहिए तो उसको बनाने का तरीका क्या होता है?
सबसे पहले पानी को पास करो एसिड रेजिन से। एसिड रेजिन का एक और नाम होता है कैटायन एक्सचेंजर, धनायन का विनिमय करता है, एक्सचेंज करता है। अगर आप बोलोगे सर ये कैटायन एक्सचेंज का मतलब क्या, कैटायन मतलब अपना कैटायन देगा दूसरे का कैटायन लेगा। कुछ लोग पता नहीं कविताओं की तरह सुनते हैं और समझते हैं, सोचते हैं कैटायन देगा तो बदले में एनायन लेगा। अरे भैया कैटायन देगा तो खुद में कैटायन कमी होगी ना, कैटायन लेगा। तो इसका कैटायन कौन है बेटा, एम प्लस। तो एम प्लस ये खा जाएगा, ये पानी का एम प्लस खींच लेगा, पानी में क्या छोड़ देगा, एच प्लस। तो जब पानी इससे गुजारोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ RSO3H है, सपोज ये RSO3H है और मैंने इसमें से पास किया पानी, ये पानी है, ये मैंने RSO3H में से पास किया, तो होगा क्या कि जब पानी बाहर निकलेगा, यहाँ की तरफ जो पानी निकलेगा उस पानी में मालूम है क्या होगा, RSO3H। तो यहाँ पर था जो पानी है, पानी में पहले कौन सा आयंस है, M प्लस और X माइनस। लेकिन ये वाला पानी जब पानी से बाहर निकलेगा तो पानी में आयंस होंगे H प्लस और X माइनस, क्योंकि पानी में H प्लस इसका आ जाएगा रेजिन का, जिस रेजिन से पानी को गुजारा उसका पानी है ना H प्लस खुद खींच लेगा, पानी का M प्लस यहाँ चला जाएगा, यानी एक्सचेंज हो गया M और H का, ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर। अगर ऐसा हो गया, देखो इससे निकलने वाले पानी में क्या, पानी तो है लेकिन साथ में M प्लस है क्या, नहीं है, H प्लस है और क्या है, X माइनस है। यानी कुल मिलाकर पानी से कौन सा आयन हट चुका है, तो आंसर है पानी से M प्लस हट चुका है, यानी पानी से कैटायन हट गया है। तो आगे से क्या ध्यान रखोगे, कैटायन एक्सचेंज रेजिन से पानी का कैटायन हटाया या एनायन हटाया, तो आंसर कैटायन हटाया। क्योंकि कुछ लोग जरा स्मार्ट सोचते हैं कि कैटायन एक्सचेंज रेजिन से एनायन हटता होगा, साइंस है, कुछ ना कुछ तो अलग करें। तो ऐसे ही अपने मन मर्जी से है ना, जो ख्याली पुलाव बनाने की जरूरत नहीं है, जो है उसको ऐसे याद रखो। कैटायन एक्सचेंज रेजिन से पानी का कैटायन हटता है लेकिन एनायन नहीं हटता, एनायन अभी भी है X माइनस। अब मैंने इसको गुजारा एक नए रेजिन से, इसका नाम है बेस रेजिन। बेस रेजिन का काम है कि OH माइनस देना और बदले में एनायन लेना। ये देखो अब ये देगा ये और ये आ जाएगा यहाँ पर। अगर ऐसा हो गया तो मुझको बताओ इससे निकलने के बाद पानी में क्या बचेगा, तो पानी में बचेगा पानी खुद, H प्लस और OH, और H और OH तो आप वाले में मिलकर पानी बनाने। इसका मतलब इसको कह सकते हैं प्योर वाटर। अब ये डीमिनरलाइज वाटर, ये लिख दिया मैंने डीमिनरलाइज वाटर। हिंदी में बोलेंगे वी खनिजीकृत जल। वी खनिजीकृत जल का मतलब इसमें खनिज ना हो। मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। कुल मिलाकर अपन ने डीमिनरलाइज वाटर को बनाने के लिए क्या किया बेटा, एसिड रेजिन यूज किया या बेस रेजिन, तो आंसर दोनों यूज किए। पानी को पहले एसिड रेजिन में से पास किया, एसिड रेजिन ने पानी का क्या खींच लिया, कैटायन, पानी का कैटायन खींच लिया एसिड रेजिन ने, बाद में बेस रेजिन ने पानी का एनायन खींच लिया। जब बार बार इन रेजिन से पानी को गुजारा जाएगा तो पानी में कोई भी आयंस नहीं रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि प्योर पानी मिल जाएगा, एकदम प्योर पानी बिना किसी मिनरल के। भले वो पानी पीने के लायक काम का नहीं हो लेकिन इंडस्ट्रीज के लिए वो जरूरी हो सकता है। तो जिन इंडस्ट्रीज को डीमिनरलाइज वाटर बनाने की जरूरत होती है उनको ये दोनों रेजिन्स काम में लेने पड़ेंगे, एसिड रेजिन एज वेल एज बेस रेजिन। क्या मेरी बातें क्लियर है बेटा? फटाफट एक बार क्विक रिवीजन देखें तो क्या किया अपन ने, हार्डनेस किया। हार्डनेस थे दो कारणों से, कैल्शियम के सॉल्युबल सॉल्ट, मैग्नीशियम के सॉल्युबल सॉल्ट, ये हार्डनेस का कारण है। ठीक है, हार्डनेस से क्या होता है, दो समस्याएं होती हैं, एक तो साबुन का स्कम बन जाता है और एक बॉयलर पर स्केल जमा हो जाती हैं। हार्डनेस कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, टीएच और पीएच। टीएच टेम्पररी हार्डनेस अस्थायी कठोरता और पीएच परमानेंट हार्डनेस है स्थायी कठोरता। टीएच को रिमूव करने का तरीका क्या, दो तरीके हैं रिमूव करने के। पहले गर्म कर दो, गर्म करने से कैल्शियम वाला कंपाउंड तो कार्बोनेट के फॉर्म में पीपीटी बनाएगा, मैग्नीशियम वाला हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में पीपीटी बनाएगा। बाइकार्बोनेट हार्डनेस होती है, वो होती है टेम्पररी हार्डनेस, ये मैंने बता दिया था आपको। हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का तरीका नंबर 2 क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में क्या करते हैं, तो क्लार्क मेथड में हम करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने स्लेक लाइम की प्रेस में गर्म करते हैं। स्लेक लाइम की प्रेस में आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गर्म करोगे तो कैल्शियम वाला कंपाउंड कार्बोनेट के रूप में हट जाएगा और मैग्नीशियम वाला कंपाउंड हाइड्रोक्साइड के रूप में हट जाएगा और साथ में कैल्शियम का कार्बोनेट बनके भी अलग हो जाएगा। फिर अपन ने नेक्स्ट पढ़ा परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम सोडियम सॉल्ट यूज करेंगे। पहला सोडियम सॉल्ट यूज किया था अपन ने वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला था Na2CO3.10H2O। दूसरा था कैल्गन, या दूसरा अपन ने पहले जियोलाइट काम में लिया होगा या कैल्गन, दोनों में से कोई, मान लो जियोलाइट है, जियोलाइट है तो Na लिखा था मैंने, जियोलाइट Na+Z-। तीसरा कैल्गन Na6P6O18 और चौथा रेजिन्स RSO3Na। फिर मैंने कहा था कि इन सभी मेथड से पानी का मिनरल्स गायब नहीं होंगे। अगर पानी को मिनरल्स गायब करने हैं तो रेजिन, एसिड रेजिन और बेस रेजिन से बारी बारी से इसको रिमूव करना पड़ेगा। पहले एसिड रेजिन और बाद में बेस रेजिन से पानी को गुजारना पड़ेगा, तब जाके वो पानी प्योर पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा?
तो ये पूरा हार्डनेस और उसका कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है हैवी वाटर, जिसको बोलते हैं D2O। हैवी वाटर के बारे में ध्यान रखो बेटा, ये जो पानी का जो H है ना, इसमें प्रोटॉन तो है 1, न्यूट्रॉन है 0, इलेक्ट्रॉन है 1। ड्यूटेरियम प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1। और ट्रिशियम प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉन 1। अब बताओ इन तीनों प्रजातियों में, तीनों स्पीशीज में किस बात का अंतर है? ये तीनों जो स्पीशीज लिखी है मैंने, उनमें प्रोटॉन सेम है ना, प्रोटॉन सेम है और न्यूट्रॉन अलग अलग है। जिनमें प्रोटॉन सेम हो और इलेक्ट्रॉन अलग, सॉरी न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो, उनको बोलते हैं आइसोटोप्स, हिंदी में समस्थानिक। समस्थानिक जो होते हैं बेटा वो एक ही तत्व है, सेम एटम सेम है, मतलब एलिमेंट सेम कहलाएगा, वो तीनों को हाइड्रोजन बोलेंगे अपन। अगर आप बोलोगे ऐसे नहीं, आपने तो डी लिखा है, ड्यूटेरियम बोल रहे हो, ट्रिटियम बोल रहे हो, तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहलाते हैं। और हाइड्रोजन के आइसोटोप मतलब हाइड्रोजन है, केमिकली वो हाइड्रोजन है, केमिकली वो हाइड्रोजन ही है। फिजिकली वो थोड़ा कुछ अलग है, भौतिक रूप से थोड़ा कुछ अलग है, वो थोड़ी रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी अलग हो सकती है। जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ट्रिटियम जो है वो रेडियो एक्टिव है ना, रेडियो सक्रिय है। जिनमें न्यूट्रॉन जरूरत से ज्यादा होते हैं बेटा, वो थोड़ा बहुत सक्रिय, रेडियो सक्रिय हो जाते हैं, उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। तो कहने का मतलब इन तीनों में से रेडियो एक्टिव ये है ट्रिटियम, ठीक है, याद रखोगे। रेडियो एक्टिव कौन है बेटा? ट्रिटियम। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं, हालांकि ड्यूटेरियम की जो अबंडेंस है, जो अबंडेंस का मतलब कितना है, बहुल मात्रा कितनी है, इसकी मात्रा कितनी है ना, प्रकृति में तो वो बहुत कम है। सबसे ज्यादा प्रकृति में दिया जाने वाला जो है हाइड्रोजन, खासतौर में अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर मैक्सिमम जो हाइड्रोजन है वो H के फॉर्म में है, D के फॉर्म बहुत कम है, और T तो नेग्लिजिबल है। लेकिन T जितना भी है बेटा, अगर मान लो जितना भी है वो रेडियो एक्टिव है, ये ध्यान रखें। अब पानी जो बनता है बेटा, हम जो पानी पीते हैं वो है H2O, लेकिन अगर उसमें हल्का फुल्का ड्यूटेरियम आ गया तो बन जाएगा HOD, HOD बन जाएगा। और दोनों का ड्यूटेरियम आ गया तो बन जाएगा DOD। HOD क्या है? तो आंसर है सेमी हैवी वाटर। ये सेमी हैवी वाटर और ये हैवी वाटर है। हम जो पानी पीते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है वाटर, उसके बाद ये दोनों होते हैं क्या? तो ये दोनों भी होते हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन? तो आंसर है वाटर यानी H2O, उसके बाद HOD, उसके बाद D2O, सबसे कम ये, क्योंकि हाइड्रोजन तो फिर भी होता है, ड्यूटेरियम की मात्रा कम है ना बेटा दुनिया में। तो इसका मतलब ये हो गया ड्यूटेरियम की मात्रा कम है, तो ड्यूटेरियम सबसे लास्ट में आना चाहिए, जिसमें सिर्फ ड्यूटेरियम हो। इसमें H भी है, D भी है, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। कुछ लोगों ने क्या होता है, इसका नाम नहीं सुना होता है HOD का। HOD का नाम तो सुना हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये वाला HOD का नाम नहीं सुना हुआ होता है, तो ऐसे लोगों को लगता है कि अच्छा ये तो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, लेकिन एग्जिस्ट करता है। HOD एग्जिस्ट करने के अलावा ये ज्यादा मात्रा में भी हैवी वाटर से, तो सबसे कम जो क्या बोलते हैं मात्रा में पानी में जो उपलब्ध है, जो सबसे कम क्वांटिटी में अवेलेबल है पानी में, वो है DOD, उसके बाद HOD, और सबसे ज्यादा मात्रा में है HOH। ड्यूटेरियम से क्या होता है बेटा? ड्यूटेरियम भारी चीज है, और भारी चीज होने के कारण ये जो बॉन्ड है ना, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करता है कि जिन एटम्स के बीच में है उनका भार कितना है। अगर भार ज्यादा होगा बेटा, तो आप आगे जाके पढ़ेंगे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह पढ़ेंगे, वो तब पता लगता है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी एनर्जी, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बढ़ जाएगी। अगर एनर्जी बढ़ गई उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो सिंपल सी बात है कि बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। साथ में जो ये वाला D है, ये अपने पास वाले मॉलिक्यूल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मैंने कहा था जो हेवियर मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं बेटा। तो इन सबसे क्या होगा, ये देखो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बताओ। D2O को अलग करना मुश्किल है, या H2O को D2O को, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो। बॉइलिंग पॉइंट में भी सेम, इसमें D2O में अट्रैक्शन ज्यादा है, भारी मॉलिक्यूल्स होने के कारण हाई और लो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी जब ये बनेगा तो D2O बनेगा, तब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी H2O बनने पर। बड़ा D2O ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बनने से एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और ज्यादा रिलीज होगी तो डेल्टा ज्यादा नेगेटिव होगा। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका हाई होगा नेगेटिव में, और इसका लो होगा नेगेटिव में। हाई नेगेटिव का मतलब मान ले माइनस, ये अगर ये -200 है तो ये -100 है, मैं वो बोल रहा हूँ। अगर ऐसा होता है, ऐसा कई बार क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना नेगेटिव में हाई होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड तो उसका ज्यादा है लेकिन माइनस लगा हुआ है। तो ये क्या बोलोगे, इसको वर्ड्स में कैसे बोलोगे कि विच हैज हायर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? तो ध्यान रखना D2O हैज हायर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हिंदी में बोलेंगे कि D2O की संभवन ऊष्मा की मात्रा ज्यादा है।
ब्रैकेट में ऋणात्मक चिन्ह के साथ, तो यानी माइनस साइन के साथ इसकी जो D2O की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो ज्यादा है। यहाँ पर वापस H आ गया, वापस लो आ गया। वेपोराइजेशन यानी कौन वेपर पहले बनाएगा, तो बेटा वेपर बनना है इसका आसान है या मुश्किल, तो इसका आसान है। वेपर बनने के लिए इसमें टेम्परेचर कम चाहिएगा, उसको वेपर बनाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिएगा, इसलिए वहां पर एंथैल वेपोराइजेशन हाई है, ये लो है, वापस H और L आ गया। ये देखो कितनी जबरदस्त चीज है। D2O के लिए सारी H ही है, सारी हाई मॉलिक्यूलर वेट है, इसलिए सारी की सारी प्रॉपर्टी हाई जा रही है। अब देखो नेक्स्ट डेंसिटी यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आएगा, तो यूनिट वॉल्यूम में है ना, सिंपल सी बात है, इसका मास ज्यादा आएगा, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है तो ज्यादा अच्छी तरह पैक हो रहा है, प्लस इसका वेट भी ज्यादा है। दोनों के मिक्स इफेक्ट से इसकी डेंसिटी आ जाएगी हाई और इसकी आ जाएगी लो। विस्कोसिटी किसकी ज्यादा, विस्कोसिटी भी इसकी ज्यादा। विस्कोसिटी तो होता है अट्रैक्शन, जो फ्लूइड होता है उसके अंदर जो लेयर्स के बीच में अट्रैक्शन है वो विस्कोसिटी है। तो लेयर्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, D2O में अट्रैक्शन ज्यादा है, भारी मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो D2O में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो इसका हाई और इसका लो। एक मैंने नहीं लिखा है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, है ना, बात ध्यान रख लीजिएगा, H2 का ज्यादा है, उसमें वो अट्रैक्शन पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी आप थोड़ी बहुत फिजिक्स में पढ़ोगे, है ना, थोड़ा बहुत नहीं आ गई उसके बारे में कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कि इन दोनों में सभी प्रॉपर्टीज में D2 आगे रहता है, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसा है। नोट लिख लेना, नोट लिख लीजिएगा कि D2O के सामान्यतः अधिकांश भौतिक गुण H2O की तुलना में अधिक होते हैं, जैसे कि ये सारे, परंतु एक गुण H2O का अधिक है, वो है उसका पराविद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। ये लिख देना कि all the properties of D2O, all the physical properties of D2O are commonly greater than that of H2O. Example ये सारी, except for one which is dielectric constant। तो आज के बाद क्या ध्यान रखोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज्यादा है, तो आंसर है पानी का, इसलिए पानी अच्छा सॉल्वेंट है। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा होता है बेटा वो अच्छा सॉल्वेंट होता है ना, जल्दी से घोल देता है चीजों को। तो किसी चीज को घोलना है तो प्रेफरेबल क्या है बेटा, वाटर या हेवी वाटर, तो आंसर है वाटर। हेवी वाटर इसके लिए प्रेफरेबल नहीं है। तो कुल मिला के मैंने आपको बता दिया कि क्या बोलते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें पानी और D2O में अंतर है, वो अंतर क्या है, कौन ज्यादा है। मैंने कहा सारी प्रॉपर्टीज में D2O ही ज्यादा है, ऐसे याद कर लो। एनसीईआरटी में टेबल बना रखी है, पूरी की पूरी वैल्यूज दे रखी हैं बेटा। वैल्यूज मैंने भी आज तक याद नहीं करी और आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो कौन ज्यादा कौन कम है। आज के बाद जब भी सवाल पूछा जाए ये बोलना है D2O की प्रॉपर्टीज पानी से ज्यादा होती है, सिवाय एक वो प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद। अगला लेक्चर मैं आपको इसके आगे की कहानी स्टार्ट करूंगा। इसके आगे क्या करना है देखो, थोड़ी तैयारी कर रखी है मैंने। H2 पढ़ाऊंगा आपको, H2 की प्रिपरेशन बताऊंगा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बताऊंगा, और H2 की प्रिपरेशन के बाद में आपका आएगा H2 की प्रॉपर्टीज, यानी H2 के गुण, ये सारे अपन करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका, हमको सुनने का शुक्रिया, और स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें।